नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज थोड़ी देरी हो गई है, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग कल के छूटे हुए टॉपिक से बात को आगे बढ़ाने की कोशिश। कल हम लोगों के क्लास में मराठा का मामला कंप्लीट हुआ था पानीपत की लड़ाई तक। अब हम लोग आज चलेंगे मराठा पोस्ट पानीपत। पानीपत के बाद के मराठा की ओर हम लोग चलेंगे। तो आज बच्चों काफ़ी देरी हो गई है, सब लोगों को एक बार में ही नमस्कार करता हूँ। सबका नाम मन ही मन ले लिया। गुड मॉर्निंग। तो पोस्ट पानीपत मराठा। अब पोस्ट पानीपत मराठा में हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश वर्सेस मराठा की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। दूसरी बात है कि मराठा की लड़ाई लगभग सभी भारतीय राजाओं के साथ हुई थी से रही थी। लगभग सभी भारतीय राजाओं से रही थी। पहली आंग्ल मराठा लड़ाई, पहला एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या है भैया? व्हाट इज दिस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? प्रथम एंग्लो मराठा वॉर को लेकर देखो तो क्या कहानी है। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच चली। 1775 से 1782 के बीच महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? तो महत्वपूर्ण घटनाओं में सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, फिर सलवाई की संधि, फिर युद्ध का कारण, युद्ध का कारण कंपनी एवं रघुनाथ राव
की संधि, कंपनी एवं रघुनाथ राव की संधि। युद्ध का कारण क्या है? तो कंपनी और रघुनाथ राव की संधि। इसके बाद अगला मुद्दा क्या है? युद्ध का परिणाम क्या है? युद्ध का परिणाम क्या है? तो बराबरी पर संधि, बराबरी पर संधि। संधि का प्रस्ताव क्या है? संधि का प्रस्ताव। अब संधि के प्रस्ताव की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, बाकी के लिए कहानी आप सुन लीजिए। कहानी सुनेंगे तो इसमें जितनी बातें लिखा हूं वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मूल बात यह है कि जब पानीपत की लड़ाई हुई तो पानीपत की लड़ाई जब हुई तो क्या कहानी है कि मराठों की हार होती है, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ऐसा लगने लगा कि मराठा पतन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद माधवराव नाम का एक व्यक्ति पेशवा के पद पर बैठा जो काफी योग्य था, और उसने मराठों के बीच एक परिसंघ की व्यवस्था कर दिया। परिसंघ व्यवस्था का मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे उन्हें ये कहा गया कि आप अपने इलाकों में स्वायत्तता पूर्वक शासन चलाइए, लेकिन रक्षा और विदेश जैसे मामलों का संचालन केंद्र में बैठा हुआ, केंद्र पुणे में था तो पुणे में बैठा हुआ पेशवा के नेतृत्व में ही होगा, और इसके लिए आपको कर भी देना पड़ेगा। इस व्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे मराठा सरदारों ने स्वीकार कर लिया। इस वजह से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन से मराठा सरदार का शासन था। पहले सुन लो फिर लिख लेना। तो ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़ और नागपुर में भोसले, ये 4 मराठा सरदारों के इलाके थे। वंस अगेन आई रिपीट, ग्वालियर के सिंधिया, उसी सिंधिया के वंशज हैं आज के ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंदौर के होलकर, उसी वंश की थी अहिल्याबाई होलकर। नागपुर के भोसले, ये भोसले उस वंश का अंत हो गया 1856 ईस्वी तक आते आते, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के काल में इनका लॉर्ड डलहौजी के काल में इनका विलय कर लिया गया था, इस आधार पर कि इनका कोई वाजिब उत्तराधिकारी नहीं है व्यपगत की नीति के तहत। बड़ौदा के गायकवाड़ बने रहे थे। तो आगे मैं लिखा दूंगा, अभी सुन लो कहानी सुना रहा हूं। तो मूल मुद्दा यह है कि बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे और इंदौर के जो होलकर थे, नागपुर के जो भोसले और ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने
अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वायत्तता एंजॉय करना शुरू कर दिया। केंद्र में बैठा हुआ पेशवा अब कमजोर हो रहा था। माधवराव के काल में बनी व्यवस्था तो फिर भी कामयाबी पूर्वक चल गई, लेकिन आगे चलकर इसी रास्ते मराठा राज्य का विघटन हुआ। विघटन की ओर हम कहानी आगे करेंगे। कहानी का आगे का अभी का चरण यह है कि माधवराव के मरने के बाद एक व्यक्ति को पेशवा बनाया गया। मैं नाम जानबूझ के छोड़ रहा हूं, जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति को पेशवा बनाया गया माधवराव का उत्तराधिकारी के रूप में। माधवराव के उस उत्तराधिकारी को मार दिया रघुनाथ राव नाम के एक मराठा सरदार ने क्योंकि वह खुद पेशवा बनना चाहता था। जब रघुनाथ राव ने उसे मारा तो मनसा थी कि पेशवा बन जाए, लेकिन मरे हुए पेशवा के वफादार मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में रघुनाथ राव के विरोध का मोर्चा मजबूत कर दिया और रघुनाथ राव पेशवा बनने में नाकामयाब हो गया। कहानी फिर से समझ लो, एक छोटा सा रिपीटेशन मात्र है कि पानीपत की लड़ाई के बाद में माधवराव को पेशवा बनाया गया। वह बहुत योग्य आदमी था। मराठा बिखर रहे थे तो उसने परिसंघ के माध्यम से उनको बचा लिया, और मराठों को बचाने के साथ मराठों के दुश्मनों ने जो आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी थी उनके ऊपर अंकुश लगा लिया। लेकिन माधवराव अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। मराठों के लिए यह एक अतिरिक्त क्षति की बात थी। माधवराव के मरने के बाद जो पेशवा बना उस व्यक्ति को कुछ ही समय के बाद में रघुनाथ राव नाम के एक मराठा सरदार ने कत्ल कर दिया, और उसकी मर्जी यह थी कि वो पेशवा बन जाए। लेकिन नाना फडणवीस के नेतृत्व में विरोध का मोर्चा मजबूत हुआ। रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाया तो वह अंग्रेजों की शरण में गया कि आप हमको पेशवा बना दो, हम आपको सहूलियतें देंगे। यहीं से होती है सूरत की संधि। जब सूरत की संधि होती है तो यह तय हो जाता है कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे। लेकिन इस बीच नाना फडणवीस ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से संधि कर लिया। उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। पुरंदर की संधि, और पुरंदर की संधि में यह बात तय हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इसके बदले में नाना फडणवीस ने कंपनी को सलसेट और बसीन का क्षेत्र यूं ही दे देना स्वीकार किया। क्यों? बस इतना कि आप रघुनाथ राव का सपोर्ट न करो, उसे पेशवा बनाने में योगदान न करो, तटस्थ रह लो, हमसे कुछ क्षेत्र ले लो। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इसके लिए मान गया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि बंबई का जो गवर्नर था, जिसने कि सूरत की संधि किया था रघुनाथ राव के साथ, वह अपना केस लेकर चला गया इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही इसका सबसे निर्णायक बॉडी होता था, और उसे समझाया कि यह युद्ध हमारे लिए लाभदायक है। हमने यदि रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया तो एक तरीके से समझिए कि मराठा हमारे हाथ में आ जाएंगे, और मराठा हमारे हाथ में आ जाएंगे तो समझिए कि पूरा भारत हमारे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि मराठा ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और आज हम मराठों को जीत सकते हैं क्योंकि पानीपत की लड़ाई के बाद मराठा कमज़ोर पड़ गए हैं, और नंबर 2, आपस की लड़ाई के कारण भी कमज़ोर पड़ गए हैं। और उसमें से जब आपस की लड़ाई करते हुए मराठा का एक हिस्सा हमारे साथ है तो स्वाभाविक रूप से हम और मराठों का वो हिस्सा मिल जाएंगे, तो हम अपनी मर्जी की व्यक्ति को गद्दी पर बिठा पाएंगे, और इसके बाद में मराठों के ऊपर अपना सिक्का जमा पाएंगे। नतीजा ये निकला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंबई के गवर्नर का साथ दिया, और मराठों के पेशवा के पद पर रघुनाथ राव को बिठाने की कोशिश में अंग्रेजों ने मराठों से युद्ध की शुरुआत किया।
यह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला, लेकिन अंततोगत्वा न अंग्रेज की जीत हो पाई न मराठों की। इसका एक बड़ा वजह यह था कि उस दौरान अंग्रेज मराठा, निजाम और मैसूर तीनों से लड़ रहे थे। तो ऐसे में अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि जीत सकने की हमारी स्थितियां अनुकूल नहीं है। दूसरी भी एक बात और हुई कि अंग्रेजों को इस बात का अनुमान था कि रघुनाथ राव के साथ में कई सारे मराठा सरदार आ जाएंगे रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की कोशिश में, मराठा डिवाइडेड रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रघुनाथ राव के साथ कोई मराठा सरदार नहीं गया, क्योंकि रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया था। रघुनाथ राव के साथ कोई मराठा सरदार नहीं गया, सारे के सारे मराठा सरदार नाना फडणवीस के साथ रहे। नाना फडणवीस ने एक ऐसी कोशिश किया कि एक गर्भवती महिला के गर्भ के संभावी संतान को अगला पेशवा घोषित किया। अभी वो संतान जन्मा भी नहीं था। जिस पेशवा की हत्या हुई थी उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके गर्भ में जो बच्चा है उसे अगला पेशवा बनाया जाएगा। इस वादे के साथ में लड़ाई किया और अधिकांश मराठों ने साथ दे दिया, रघुनाथ राव का साथ कोई नहीं दिया। नतीजा ये निकल कर आया कि अंग्रेज जीत नहीं पाए। मैं जो कहानी सुना रहा हूं उन कहानियों को ऑप्शन में डाला जाएगा कि ज्यादातर मराठा सरदार रघुनाथ राव के साथ चले गए थे, गलत। अंग्रेज उस समय मराठा, निजाम और मैसूर तीनों से लड़ रहे थे, सही। इस युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की सरकार से भरपूर सहयोग मिला, गलत। क्योंकि उस समय इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका में क्रांति चल रही थी और अमेरिका इंग्लैंड का सबसे बड़ा उपनिवेश था। अतः इंग्लैंड की सरकार अमेरिका को बचाने में उलझी हुई थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब संकट के दौर में घिर गई तो भी इंग्लैंड की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। इन्हीं सब के मद्देनजर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1782 ईस्वी में मराठों के साथ सलवाई की संधि कर लिया। और जब सलवाई की संधि किया तो इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक बात गौर करने लायक है, वो ये कि अंग्रेजों ने मराठों को बोला कि आप हमारे दोस्त हो गए, लेकिन मैसूर हमारा दुश्मन है, उसके साथ में हमारा युद्ध चल रहा है, आगे भी चलेगा, आप मैसूर का साथ नहीं देंगे। मराठों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया, जबकि अंग्रेजों की दृष्टि में यह एक चालबाजी थी। कैसी चालबाजी थी? तो इस तरह की कि भैया यदि अंग्रेज मैसूर से लड़ेंगे और मराठा तटस्थ रहेगा तो अब अंग्रेजों के विरोध में कोई मोर्चा नहीं बन पाएगा। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी समस्या और अपना सबसे बड़ा संकट किसे माना था कि यदि हमारे विरुद्ध मोर्चा बन जाएगा तो हमको दिक्कत होगी। मोर्चा न बन पाए इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मराठों से संधि करो, मैसूर से न करो। मैसूर को यह लगना चाहिए कि मराठों के साथ मिलकर हम लड़े, लेकिन मराठों ने हमारे साथ दगा कर दिया और मैसूर मराठा मोर्चाबंदी टूट जाए। मराठे इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि मराठों को क्या लगा कि मैसूर कौन सा हमारा दोस्त है, वो तो अंग्रेजों से हमारी भी लड़ाई चल रही थी, उनकी भी लड़ाई चल रही थी, तो ये अलायंस हो गया था। बाकी तो मैसूर हमारे पड़ोस का वो राज्य है जिसके साथ में हमारी सीमाओं का विवाद है, वो भी महत्वाकांक्षी, हम भी महत्वाकांक्षी, हमारी भूमि वो छीनना चाहता, उसकी भूमि हम छीनना चाहते हैं, तो बेहतर है कि मेरा पड़ोसी कमजोर हो जाए। मेरा पड़ोसी कमजोर हो जाएगा तो इससे हमको फायदा होगा। यही मराठों की कुंद बुद्धि थी, कमजोर बुद्धि थी।
क्योंकि अंग्रेजों ने यह सोच रखा था कि पहले मैसूर को निपटाएंगे, फिर मराठों को भी निपटा देंगे। अब मराठे निपट गए, क्योंकि जब आगे के दौर में मराठों और अंग्रेजों की लड़ाई हुई तो मराठों को संधि करने के लिए कोई शक्ति ही नहीं मिली। तो सलवाई की संधि को इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण संधि माना जाता है। कहा जाता है कि सलवाई की संधि के दौरान अंग्रेजों को भूमि के नाम पर सिर्फ सलसिट और बसीन की भूमि मिली। ये वो भूमि है जो कि अंग्रेजों को बिना युद्ध किए ही मिल रही थी। लेकिन 7 साल की लड़ाई करके, धन गंवा के, लोगों की जान गंवा के आखिर उनको क्या मिला? वही सलसिट और बसीन। तो प्रथम दृष्टया तो यह लाभदायक सौदा नहीं था, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखो, थोड़ी गहराई से देखो, तो एक इतिहासकार ने लिखा कि अंग्रेजों ने युद्ध के मैदान को तो नहीं जीता था, लेकिन डिप्लोमेसी के मेज को जीत लिया था। उन्होंने भारतीय कूटनीति की चाबी अपने हाथ में कर लिया था। उन्होंने अपने विरोध में बने हुए मोर्चा को तोड़ दिया था और आगे चलकर न सिर्फ उन्होंने मैसूर को रास्ते से हटाया, बल्कि मराठों को भी हटा दिया और मराठे सलवाई की संधि में दस्तखत बंद होकर अपनी मृत्यु के परवाने पे दस्तखत किए थे, अपने मौत के परवाने पे दस्तखत किए थे। उन्हें लगा कि अंग्रेजों और मैसूर की लड़ाई में मैसूर कमजोर होगा। उन्हें यह लग ही नहीं सका कि एक दिन इसका शिकार वो खुद हो जाएंगे। यानी अंग्रेज कूटनीतिक रूप से शार्प थे और मराठे कूटनीतिक रूप से अदूरदर्शी। कहानी खत्म। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना है सो लिख लो। क्षेत्र और सरदार, क्षेत्र और सरदार। क्षेत्र और सरदार। ग्वालियर, सिंधिया। ग्वालियर, सिंधिया। उसके बाद इंदौर, होलकर। इंदौर, होलकर। नागपुर, भोसले। बड़ौदा, गायकवाड़। बड़ौदा, गायकवाड़। पेशवा कहां बैठता था? पेशवा पुणे में। पुणे में। अब अगला मुद्दा है कि व्यपगत की नीति के तहत
किस राज्य का विलय किया गया था? व्यपगत की नीति के तहत किस राज्य का विलय किया गया था? आप ही लोग उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी, इनमें से किस राज्य का विलय किया गया था? व्यपगत की नीति के तहत इनमें से किस राज्य का विलय किया गया था? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। व्यपगत की नीति के तहत विलय किया गया था नागपुर को। अभी देखो, एक बच्चे ने कहा कि इसको कैसे लिखें, इसके लिए हेल्प करिए। तो अब देखो बच्चों, तुम लोगों को मैंने सबसे पहले क्या बताया कि ये है मराठा का टॉपिक, मराठा में पानीपत के बाद का टॉपिक हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश और मराठा में कुल 3 लड़ाइयां हुई। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये बताया कि मराठों को उस समय भारत में अधिकांश शक्तियों से हम लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने कहा कि चलो, जब 3 लड़ाइयां हुई तो पहली लड़ाई की बात पढ़ेंगे। पहली लड़ाई के दौरान हमने क्या बताया कि ये लड़ाई 1775 से 82 के बीच में हुई। किनके बीच में हुई ये तो ऑलरेडी मालूम है, अंग्रेज और मराठा के बीच में। तो इस लड़ाई के दौर में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो रही हैं? तो सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और सलवाई की संधि। फिर हमने क्या बताया कि इस युद्ध के लिए क्या कारण जिम्मेदार था? तो कंपनी और रघुनाथ राव की संधि। और युद्ध में परिणाम क्या निकला? तो युद्ध बराबरी पर छूटा। बराबरी पर छूटा तो भी सलवाई की संधि का प्रस्ताव क्या है? हमने कहा इस प्रस्ताव को हम बाद में पढ़ेंगे। इतना दूर तक मैंने बोल के लिखवाया कि नहीं? तो उस समय तुम लिखे क्यों नहीं? यदि तुमको उंगली पकड़ पकड़ के लिखवाने वाला आदमी चाहिए तो तुमको जाके क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहिए। यूपीएससी के क्लास में तैयारी करने के लिए आते हो और उंगली पकड़ के लिखना चाहते हो, तो भैया तुम बहुत डरावना तरह का प्रश्न पूछ रहे हो। इतना डराओ मत पढ़ाने वाले को। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अब सुन लो, कहानी सुना रहा हूं। कहानी सुनाते हुए मैंने क्या कहा कि पहले कहानी सुन लो, फिर काम का फैक्ट हम लिख लेंगे। मैंने कहानी कंप्लीट कर दिया। कहानी कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा अब लिख लेते हैं। लिखने के क्रम में मैंने क्या कहा कि उस समय मराठों का एक परिसंघ बना था, जिनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग केंद्र थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरदारों का शासन होता था। तो कौन से क्षेत्र में कौन सरदार का शासन था ये लिखवा दिया। तो लिख लो ना, इसके लिए हमारी अनुमति चाहिए क्या? मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी लिखो। फिर हमने कहा कि अलग अलग केंद्रों में अलग अलग मराठा सरदार थे। तो पेशवा कहां थे? पेशवा पूना में थे। बड़गांव की संधि स्वाति मैंने छोड़ दिया बेटा, थोड़ा ज्यादा डिटेल की बात है। बड़गांव की संधि थोड़े डिटेल की बात है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। असल कहानी ये हुई थी कि मराठा और अंग्रेज की लड़ाई जब चल रही थी तो बड़गांव एक जगह है, एक मोर्चा है, जिस मोर्चे पर मराठों की जीत हो गई थी। और जीत होने के कारण उन्होंने उस समय अपने विपक्षी अंग्रेज ऑफिसर को सरेंडर करने के लिए संधि करने हेतु बाध्य कर दिया था। लेकिन उस संधि को गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मान्यता नहीं दिया, इसलिए उस संधि के रास्ते युद्ध रुका नहीं, बल्कि सरेंडर के ऊपर साइन करने वाले अंग्रेज ऑफिसर को सरकार की नौकरी से निकाल दिया गया था कंपनी की ओर से। तो इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है ना कि एक एक फैक्ट यदि लिखोगी बहुत डिटेल में हो जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को देखो तो उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मामला यह है कि पुणे में व्यपगत की नीति के तहत किस राज्य का विलय किया गया, यह भी मैंने आपको सुना दिया था। और इसलिए नागपुर इसका उत्तर है।
व्यपगत की नीति का मीनिंग मैं पीछे क्लास में समझा चुका हूं, पीछे क्लास पलट कर देखिए। अब आगे का मामला क्या है कि सूरत की संधि किनके बीच में हुई थी? बस एक लाइन का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सूरत की संधि किनके बीच में हुई थी? तो कंपनी एवं रघुनाथ राव के बीच, कंपनी और रघुनाथ राव के बीच। और पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो कंपनी के गवर्नर जनरल और नाना फडणवीस के बीच, नाना फडणवीस के बीच, नाना फडणवीस के बीच, नाना फडणवीस के बीच। सलवाई की संधि किसके बीच हुई? तो वो तो सिंपल है, अंग्रेजों और मराठों का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में दोनों बराबरी पर रहे, तो अंततः दोनों में संधि हुई। तो मैंने कहा था कि सलवाई की संधि का प्रस्ताव, की संधि का प्रस्ताव उसके बाद प्रस्ताव की ओर चल के देखो तो क्या है, दोनों मित्रता का दावा किए। ये कह दिए कि अब हम लोग दोस्त हो गए, दुश्मन नहीं रहे। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, ये तो बेसिक कर्टसी है संधि में। ज़्यादा गंभीर बात यह है कि अंग्रेजों को सल्सिट और बसीन का इलाका मिला। सल्सिट एवं बसीन ब्रिटिश को मिला। सल्सिट और बसीन ब्रिटिश को मिला, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि ये तो बिना युद्ध में शामिल हुए ही आपको ऑफर किया गया था। तो 7 साल के बाद आपको क्या मिला? तो 7 साल के बाद आपको बेसिकली उस काल की दृष्टि से कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये युद्ध में जीते तो थे नहीं। युद्ध में जीतेंगे तब ना मनमर्जी की शर्तें थोप पाएंगे, जीते तो थे नहीं। तो युद्ध में न जीतने के बावजूद इन्होंने कूटनीतिक रूप से एक चीज हासिल कर लिया कि मराठा तब तटस्थ रहेंगे, तटस्थ रहेंगे जब ब्रिटिश एवं मराठा तब तटस्थ रहेंगे जब ब्रिटिश एवं मैसूर के बीच लड़ाई होगी, मैसूर के बीच लड़ाई होगी। तब तटस्थ रहेंगे जब मराठा और मैसूर के बीच में लड़ाई होगी। अब एडिशनल एक फैक्ट जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश क्यों नहीं जीत पाए?
क्वेश्चन हो सकता है कि किसी भी भाषा में या किसी भी लहजे में दे दे, ये नहीं पूछे कि मराठा क्यों नहीं हारे, ब्रिटिश क्यों नहीं जीते। क्वेश्चन दे दे प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो क्या इसमें इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी की सहायता किया था? तो नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी का सहयोग नहीं किया। कारण वरण में इंटरेस्ट नहीं रखिए ज़्यादा, एक लाइन में समझा चुका हूं कि उस समय अमेरिका में क्रांति चल रही थी, इंग्लैंड की सरकार वहीं उलझी हुई थी। दूसरा एक फैक्ट ये पूछा जा सकता है कि इस युद्ध में ब्रिटिश जो थे वो मराठा, मैसूर और निजाम तीनों से लड़ रहे थे। तीनों से लड़ रहे थे, तो इसका नुकसान तो होगा। तीसरा यह है कि ज्यादातर मराठा सरदार फडणवीस के साथ रहे। के साथ यानी रघुनाथ राव का सहयोग मराठा सरदारों ने किया ही नहीं। जब मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव का सहयोग ही नहीं किया तो भला कैसे अंग्रेजों को रघुनाथ राव का कोई सपोर्ट मिल पाएगा? रघुनाथ राव अंग्रेजों के लिए लायबिलिटी बन गया। तो ये 3 लाइन आपके क्वेश्चन में हो सकता है। ये 3 लाइन खत्म तो समझिए कि ये टॉपिक खत्म। अब ये टॉपिक खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ो। अच्छा बच्चों, एक बात बताता हूं कि जब मैं कभी किसी विषय के लिए तुम लोगों को कुछ डांटता हूं, कभी कुछ बोलता हूं, तो एक तो मेरी बात ऐसी है कि एकदम बेसिक बात पर तुम लोग गलती करोगे तो मैं डांटूंगा। जैसे कि यदि तुम अब इतने क्लैरिटी के साथ में बोलने के बावजूद हमसे पूछो कि सर लिखें कैसे, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम आईएएस के इतने बड़े एग्जाम की तैयारी को इस मानसिकता से अप्रोच कर रहे हो कि जैसे कि ये क्लास 10th की, क्लास 12th की पढ़ाई हो। एग्जाम बहुत बड़ा है बच्चों, तो कुछ अपने हिस्से भी लिया करो, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी समझा करो, कुछ भूमिकाएं अपनी भी मानी करो। ऐसा नहीं है कि एकदम उंगली पकड़ के कोई आदमी तुम्हें कोई कलेक्टर बना पाएगा। तो इस वजह से भी मुझे तुम लोगों को टोकना पड़ता है। मेरे पास में इसका एक दूसरा सॉल्यूशन है कि मैं ऐसे कमेंट को पिकअप ही ना करूं। ये बहुत संवेदनहीन और ज़्यादा नृशंस और कठोर निर्णय होता है किसी शिक्षक का कि वो बच्चे को टोके नहीं और उसे नज़रअंदाज कर दे। जब मैं तुम्हारी बात पर तुमको टोकता हूं और कभी कभी कठोरता से टोकता हूं तो भी उसमें तुम्हारे लिए मेरी चिंता शामिल होती है। यदि मैं तुमको नज़रअंदाज करना शुरू कर दूं तो वो ज़्यादा असंवेदनशील और नृशंस निर्णय होगा। समझ गए? अब आगे बढ़ो कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शिवाजी के बारे में मैंने कल बता दिया है, उसके ज्यादा बताने का मौका इसमें नहीं है भैया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर
कब हुआ, क्यों हुआ, कौन लड़े, संधियां कौन कौन सी हुई, संधियां कौन कौन सी हुई। इतने फैक्ट्स आपको जानने होंगे, इतने फैक्ट्स आपको जानने होंगे तो आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का मामला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लड़ाई कब हुई है, 1803 और 5 के बीच। 1803 और 1805 के बीच में ये लड़ाई हुई। फिर ये लड़ाई क्यों हुई, तो बसीन की संधि, संधि के कारण। अब इसके आगे की कहानी सुनोगे तो फिर ये बात समझ में आएगी कि कौन कौन लड़े। इसके आगे की कहानी सुनना जरूरी है। मामला यह है कि मराठा पेशवा जब कमजोर पड़े तो अलग अलग क्षेत्रों में जो मराठा सरदार थे वो लोग अपनी मनमर्जी का शासन करने लगे, वो लोग अपनी मनमर्जी का शासन करने लगे। ये मराठा सरदार ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ये लोग अपने अपने इलाके में मनमर्जी की सरकार चलाने लगे। यहां तक कि ये लोग पेशवा से पूछे बिना ही दूसरे राज्यों से युद्ध करने लगे, उनसे संधि करने लगे। माने कि डिफेंस और विदेश मामले में भी ये लोग स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार करने लगे। बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर देखोगे तो लगेगा कि ग्वालियर और इंदौर के जो शासक थे वो तो एक दूसरे से इतने ज्यादा कंपीट करने लगे कि एक दूसरे पर हमला करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुणे में बैठा हुआ पेशवा बगुला भगत हो गया था, माने निरर्थक हो गया था, बस मुलुर मुलुर देखता था, कर कुछ पाता नहीं था। तो इस स्थिति में सिंधिया और होलकर ने एक योजना बनाया, एक दूसरे से अलग अलग। दोनों ये चाहते थे कि क्यों ना हम पेशवा को अपनी कठपुतली बना लें और उसका सहयोग लेकर, उसका इस्तेमाल करते हुए पूरे मराठा राज्य में हम अपना प्रभाव जमाएं, अपना सिक्का जमाएं। तो पूरे मराठा राज्य में अपना सिक्का जमाने के लिए होलकर ने और सिंधिया ने पेशवा को अपना पपेट बनाने का जब प्रयास शुरू किया, इसी में एक घटना घटी। होलकर सरदार का नाम था जसवंत राव होलकर। उसका भाई बिठू जी नाम का एक व्यक्ति था जो कि पुणे गया हुआ था पेशवा से मिलने किसी काम से। लेकिन 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 सिंधिया ने पेशवा के मन में यह आशंका भर दिया कि ये जो पेशवा है ना वो आपके भाई की हत्या, सॉरी माफ करिए, सिंधिया ने पेशवा के मन में यह आशंका भर दिया कि ये जो बिठू जी है ना वो आपकी हत्या के लिए आया है।
सिंधिया ने पेशवा के मन में यह आशंका भर दिया कि बिठू जी आपकी हत्या के लिए आया है, इसको जसवंतराव होलकर ने भेजा है। ऐसी जानकारी हमारे गुप्तचरों से मिली है। पेशवा उतावला हो गया, उसने गुस्से में बिठू जी की ही हत्या करवा दिया। कौन बिठू जी? जसवंतराव होलकर का भाई। जसवंतराव होलकर को इससे गुस्सा आया, उसने पेशवा पर हमला कर दिया। पेशवा पर हमला कर दिया और पेशवा इतना कमजोर हो गया था कि अपने ही एक सरदार के द्वारा होने वाले हमले से वह अपनी रक्षा नहीं कर पाया। पुणे छोड़कर भाग गया पेशवा। पुणे छोड़कर पेशवा भाग गया और जसवंतराव होलकर ने पुणे में अपनी मर्जी के एक व्यक्ति को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया और पेशवा को कठपुतली बनाने की उसकी योजना कामयाब हो गई। लेकिन पूना छोड़ के भागा हुआ पेशवा, उसका नाम था बाजीराव द्वितीय, वह रघुनाथ राव का बेटा था। वही रघुनाथ राव जो सूरत में पहली बार अंग्रेजों से मिला था कि हमको पेशवा बना दो, हम तुमको मराठों के क्षेत्र में बहुत सारी भूमि देंगे। उसी का बेटा बाजीराव द्वितीय वो चला गया अंग्रेजों के शरण में। बसीन, वही बसीन जो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था तलवाई की संधि के माध्यम से, बसीन चला गया और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप हमको, या यह आवेदन रखा कि आप हमको फिर से पेशवा बना दो। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको पेशवा तो बना देंगे, लेकिन आप हमारे साथ सहायक संधि पर दस्तखत करो। आप हमारे साथ सहायक संधि पर दस्तखत करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी, आप किसी से युद्ध या संधि करने के पहले हमारी सहमति लेंगे, आप किसी यूरोपीय की नियुक्ति के पहले हमारी सहमति लेंगे, आपकी सुरक्षा के बदले में आप हमको धन देंगे और कुछ क्षेत्र वगैरह भी देंगे। इन सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, क्योंकि वह अपदस्थ हो चुका था पेशवा के पद से और फिर से पेशवा के पद पर बैठना चाहता था। इन्हीं शर्तों को स्वीकार किया है बसीन में, वही है बसीन की संधि। तो बसीन की संधि के बारे में आपको क्या दिमाग में बिठाना है? दो बातें। एक यह कि बसीन की संधि के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ है। दूसरी बात यह है कि बसीन की संधि की शर्तें क्या हैं। तो मोटे तौर पर एक ही लाइन से आपको बात समझ में आ जाएगी कि बसीन की संधि एक प्रकार की सहायक संधि थी। तो फिर मराठा पेशवा के पद पर बिठाएंगे अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को, सुरक्षा देंगे अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को, सुरक्षा देंगे तो पैसा देंगे बाजीराव द्वितीय अंग्रेज को, और बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से पूछकर ही कोई युद्ध या संधि करेंगे। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से पूछ कर ही किसी यूरोपीय की नियुक्ति करेंगे। ये सब तो सामान्य बात है, सहायक संधि के दौरान मैंने आपको याद करा दिया था, वो बात यहीं लागू हो जाती है फिर से। तो खैर आगे बढ़ जाइए। अब अगला मामला क्या है अपना अगला मामला ये है कि बसीन की संधि के ऊपर जब मराठा पेशवा ने हस्ताक्षर कर दिया तो इसको मराठा सरदारों ने मानने से मना कर दिया। मराठा सरदारों ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि मराठा सरदार अब मराठा पेशवा से पूछे बिना युद्ध या संधि करते थे। सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा और विदेश विभाग से संबंधित निर्णय का अधिकार किसका था? पेशवा का। मराठा सरदार को क्या अपने मन से युद्ध करने या अपने मन से संधि करने का अधिकार था? नहीं था, वो अधिकार पेशवा का था। लेकिन पेशवा कमजोर था, तो पेशवा मराठा सरदारों के द्वारा की जाने वाली अवहेलना का विरोध नहीं कर सकता था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। किंतु अंग्रेज तो कमजोर नहीं थे। मराठा पेशवा ने अपनी ये शक्ति दे दिया अंग्रेज को बसीन की संधि के माध्यम से। और इसका मतलब यह हुआ कि अब से कोई मराठा पेशवा या मराठा सरदार
कोई युद्ध करेगा तो अंग्रेज की सहमति लेगा, कोई संधि करेगा तो अंग्रेज की सहमति लेगा। मराठा सरदारों ने कहा कि हम नहीं मानते बसीन की संधि। जब मराठा सरदारों ने कहा कि हम नहीं मानते बसीन की संधि, तो बेसिकली मराठा सरदार अपने पेशवा के द्वारा की गई संधि को मानने से मना कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया और उनके विद्रोह का दमन कर दिया अंग्रेजों ने। यही विद्रोह और उसका दमन द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर कहलाता है। यही विद्रोह और उनका दमन द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर कहलाता है। अब एक बात रिमार्केबल यह है कि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अलग अलग मराठा सरदारों ने अलग अलग विद्रोह किया, एक एक करके विद्रोह किया, एक साथ मिलकर नहीं किया। इसीलिए संयुक्त मराठा मोर्चा के विरुद्ध अंग्रेज को नहीं लड़ना पड़ा, और इस वजह से अंग्रेजों को बड़ी आसानी से जीत मिल गई। सबसे पहले विद्रोह किया नागपुर के भोसले ने, उसको हरा दिया अंग्रेजों ने। तब भोसले ने देवगांव की संधि किया अंग्रेजों के साथ, वो एक प्रकार की सहायक संधि है। शर्तें आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद विद्रोह किया ग्वालियर के सिंधिया ने, उनको हरा दिया अंग्रेजों ने। और सिंधिया ने किया फिर सुरजी अर्जन की संधि, वो भी सहायक संधि है। तब विद्रोह किया इंदौर के होलकर ने, इंदौर के होलकर को भी अंग्रेजों ने हरा दिया। और फिर अंत में होलकर ने किया अंग्रेजों के साथ में राजपुर घाट की संधि। गायकवाड़ ने विद्रोह किया ही नहीं, क्योंकि गायकवाड़ पहले ही अंग्रेजों से मिल चुके थे। अंग्रेज ने गायकवाड़ को इस बात की गोली खिला दिया था कि तुम पेशवा से स्वतंत्रता की घोषणा कर दो, स्वतंत्र राजा बनने की घोषणा कर दो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो गायकवाड़ अंग्रेजों की गोली खा चुके थे, तो गायकवाड़ ने विद्रोह ही नहीं किया, वो पहले ही अंग्रेजों के मित्र हो चुके थे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन मराठा सरदार ऐसा था जो युद्ध में शामिल नहीं था। या क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ सभी मराठा सरदार विद्रोह किए थे, तो हो जाएगा गलत, क्योंकि गायकवाड़ ने नहीं किया था। ठीक है। तब अगला मुद्दा यह है कि अलग अलग मराठा सरदारों ने जब इनके साथ संधि कर लिया, द्वितीय मराठा युद्ध खत्म हो गया, अभी भी मराठा बचे हुए थे, किंतु अब वह बहुत कमजोर हो गए थे। मराठा बचे हुए थे, किंतु अब वो बहुत कमजोर हो गए थे। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और मराठा राजनीतिक सत्ता की समाप्ति हुई। तृतीय की ओर बाद में चलते हैं। द्वितीय में जितनी बातें बताई गई, अब उसका डिटेल लिख लो। द्वितीय में जितनी बातें बताई गई उसका डिटेल लिख लो। अब ये देखो, यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1803 से 5 के बीच में। यह भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि इस युद्ध का कारण क्या था, तो बसीन की संधि। और बसीन की संधि की शर्तें क्या थी? शर्तें क्या थी? बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश पेशवा बनाएंगे। और इसके बदले में बाजीराव द्वितीय
उन्हें क्या देगा? अब देखो कि मैं यदि कहूं कि ये सहायक संधि वाली सारी बातें याद कर लो। सहायक संधि की तरह शर्तें, सहायक संधि की तरह की शर्तें हैं। मैंने सुना भी दिया है, समझा भी दिया है, तो अब इसे लिखाने में मेरी कोई रुचि नहीं है। आपको याद होगा मैंने सहायक संधि के ऊपर एक अलग से आपको आंसर लिखने लायक तैयार किया था मेंस के ख्याल से, तो अब उधर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या समझना है कि जब बसीन की संधि होती है तो मराठा सरदारों ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह किया तो उन्हीं का अंग्रेजों से युद्ध हुआ। तो इसीलिए मैंने यहां पर दिया था कि कौन कौन लड़े। तो लड़ने में सबसे पहले आए भोंसले। भोंसले भोंसले हार गया। कौन संधि किया? देवगांव की। देवगांव की। उसके बाद कौन लड़ा? सिंधिया। ये कौन सी संधि किया? सुरजी अर्जन की। सुरजी अर्जन की। उसके बाद कौन लड़े? होलकर। होलकर। होलकर ने कौन सी संधि किया? राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि किया। राजपुर घाट की संधि किया। अब देखो कि अगला एक क्वेश्चन ऐसे ही आपके सामने में रखा जा सकता है कि निम्नलिखित संधियों का क्रम व्यवस्थित करें। निम्नलिखित संधियों का क्रम सूरत की संधि। सूरत की संधि को लेकर कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये तो शिवाजी के साथ में हुई थी। तो बेटा सूरत में ऐसा नहीं कि एक ही संधि हुई है। सूरत में जो ये संधि मैं बता रहा था वह है मराठा सरदार रघुनाथ राव और ब्रिटिश कंपनी की संधि। लेकिन जो मध्यकाल के दौरान संधि हुई है वह है शिवाजी और जय सिंह की संधि। शिवाजी और जय सिंह की संधि हुई थी औरंगजेब के काल में, तब जबकि जय सिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ हमले के लिए भेजा था। जय सिंह की सेना की जीत हुई थी और शिवाजी को मजबूरन संधि करनी पड़ी थी। पुरंदर की संधि। वो पुरंदर की संधि थी। ठीक है। यहां सूरत की संधि है। सूरत की संधि के साथ में मैंने पुरंदर की संधि बताया था ना, मैं इसलिए उसको बता दिया। सूरत की संधि। उसके बाद फिर अगला पॉइंट श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि।
सलवाई की संधि, बसीन की संधि, तो इसमें आपको यह समझना है कि सूरत की संधि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध की संधि में से एक थी, सूरत पुरंदर सलवाई, सूरत पुरंदर सलवाई ये क्रम से है, तो स्वाभाविक रूप से सूरत की संधि पहले हो जाएगी और सलवाई की संधि बाद में होगी। और ये संधि कब की है? 1782 की। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि श्रीरंगपट्टम की संधि जो थी वो एंग्लो मैसूर लड़ाई में जो तीसरी वाली लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई में जिसमें कि मैसूर की हार हुई थी, उसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, मैंने पढ़ाया है। वो कब हुई थी? 1792 में। तो ये बाद की संधि हो जाएगी। और बसीन की संधि कब हुई है? 1802 में, 1802 में। तो ये देखो, एक है 1782 की सलवाई, एक है 1792 की श्रीरंगपट्टम, और एक है 1802 की बसीन की संधि। हर 10 साल के बाद एक ऐसी महत्वपूर्ण संधि हो रही है। इन तीनों संधियों का क्रम आपको याद रखना है। ये तीनों संधियां आपके सामने प्रश्न में आ सकती हैं क्रम व्यवस्थित करने के ऊपर, क्योंकि हर 10 साल के बाद में अंग्रेजों के पक्ष में एक बड़ी महत्वपूर्ण संधि हुई है। सलवाई, फिर श्रीरंगपट्टम, और फिर बसीन। समझ गए? अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन देता हूं। निम्नलिखित घटनाओं का क्रम व्यवस्थित करें। निम्नलिखित घटनाओं का क्रम व्यवस्थित करिए। सतीश कुमार जी, बसीन की संधि 1802 में हुई थी और युद्ध 1803 में शुरू हुआ था। बसीन की संधि 1802 में हुई थी, युद्ध 1803 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं का क्रम। एक, निजाम का सहायक संधि पर हस्ताक्षर, संधि पर हस्ताक्षर। निजाम का सहायक संधि पर हस्ताक्षर। बी, निजाम का सहायक संधि पर हस्ताक्षर। बी, टीपू का अंत। सी, बसीन की संधि। डी, मराठा पेशवा के पद की समाप्ति। मराठा पेशवा के पद की समाप्ति। ये 4 है। इनका क्रम व्यवस्थित करिए। इनका सही क्रम क्या है? इनका सही क्रम क्या है? ए, बी,
सी जी ए बी सी डी डी सी बी ए सी बी डी बी सी ए डी। आप बताइए क्या होगा सही क्रम? आप लोग क्रम बताइए, सही उत्तर आप लोग बताएंगे। चलिए, हो गया। अब मैं उत्तर बताता हूं, सुनो 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 सुनो। उत्तर ए है, ए बी सी डी। हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। सबसे पहले वही था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। उसके अगले साल 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ में अंग्रेजों की चौथी लड़ाई हुई, क्योंकि वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उसके खिलाफ कार्रवाई किया, वो युद्ध में हारा और उसकी मृत्यु हुई। 1802 में वसीन की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा बना दिया। अब यहां पर देखने लायक कहानी है, मराठा पेशवा के पद की समाप्ति। तो किसी भी शर्त पर यह सबसे लास्ट में ही ना आएगा जी, मराठा पेशवा के पद की समाप्ति। पद की समाप्ति 1818 ईस्वी में जाके हुई है। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 1802 तक तो वो बाजीराव द्वितीय को पेशवा के पद पे बिठा रहे हैं, जो कि अपदस्थ हो गया था। अपदस्थ पेशवा को पेशवा फिर से बना रहे हैं, तो 1802 तक तो वो बात हो ही नहीं सकती ना। पद की समाप्ति की बात तो आगे की बात है। इसीलिए सबसे ज्यादा गलत किसका है? जिसने ये उत्तर मारा, जिसने ये उत्तर मारा। जब आप ये उत्तर मार रहे हैं कि आपने सबसे पहले किसको चुना, मराठा पेशवा के पद की समाप्ति को, यह कैसे हो सकता है भैया? मराठा पेशवा के पद की समाप्ति तो वसीन की संधि तक तो नहीं हो सकती है, उसके बाद ही कभी होगी। तो आपने दिमाग नहीं लगाया, और जब तक कि आप दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक कि आप अपना एलिमिनेशन वगैरह नहीं करेंगे, तब तक आप सही कैलकुलेशन करके सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए आंसर है ए। खैर, अब इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। 1817-18 के बीच दूसरा एक तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण था न। देखो डॉली, तुम कह रही हो कि एलिमिनेशन मेथड तो बंद हो गया ना। एलिमिनेशन मेथड एग्जाम के विकल्पों के चयन में गलत हो गया, लेकिन कौन सही कौन गलत है इसका कैलकुलेशन तुम दिमाग में तो करोगी। तुमको दिमाग में तो कैलकुलेशन करना होगा।
और कैलकुलेशन करोगे तो एलिमिनेशन से गुजरना पड़ेगा कि बसीन की संधि और पेशवा के पद की समाप्ति में, पेशवा के पद की समाप्ति का मामला ही बाद का होगा। बसीन की संधि में तो बाजीराव द्वितीय को दोबारा पेशवा बनाया गया था। ये कैलकुलेशन दिमाग में होता है। इसी आधार पर तुम विकल्पों का चयन करोगे कि कौन घटना पहले की है, कौन घटना बाद की है। ये तो करना ही ना पड़ेगा। उसके बाद फिर तात्कालिक युद्ध की बात लेकर देखें। तात्कालिक युद्ध में तात्कालिक कारण के अंतर्गत हमने कहा कि भैया मराठों पर हमला अंग्रेजों ने किया, क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार पिंडारी मराठों का शिकारी कुत्ता थे, शिकारी कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते थे। अब कहानी समझो, उसके बाद इसके बारे में लिख देंगे। जब मराठा और अंग्रेज की तीसरी लड़ाई की कहानी आती है तो जो थोड़े गंभीर इतिहासकार हैं वो तो कहते हैं कि भैया अंग्रेज तो मराठों को जीतना ही चाहते थे। पहली लड़ाई भी हो चुकी थी, दूसरी लड़ाई भी हो चुकी थी। जब उनको परिस्थितियां अनुकूल मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से वो मराठों को निपटा देंगे। 1816 ईस्वी तक आते आते मराठा लोगों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि यदि वो आपस में यूं ही लड़ते रहे तो वो निपट जाएंगे। तो उनके बीच में भी आपसी बातचीत शुरू हो गई थी और इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह निर्णय ले लिया कि मराठों को निपटा देना है। बेसिकली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी पृष्ठभूमि में हुई थी। लेकिन अंग्रेज हमेशा यह कोशिश करते थे कि वो अपनी आक्रामकता को छुपा लें और ये दिखाएं कि युद्ध में हमको मजबूरी में कूदना पड़ा, बदमाशी भारतीय राजाओं की थी। अब इसके तहत कहानी क्या हुई कि उस दौर में, बात जब 1817-18 की चल रही है, तो मध्य भारत के इलाके में पिंडारियों का एक समूह हुआ करता था जो युद्ध के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे। वो लूटपाट भी करते थे, मराठों की सेना में कई दफा भर्ती भी हो जाते थे, नॉट एज अ सैलरीड सिपॉय, वेतन पाने वाले सिपाही की तरह नहीं। इनका अपना अपना सरदार होता था पिंडारियों का, और पिंडारियों का सरदार मराठों से यह कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे, युद्ध के दौरान जो लूटपाट का माल होगा उसमें एक हिस्सा हमको मिल जाएगा। ऐसा कई दफा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मराठों के सिर्फ मित्र ही थे, मराठों के आदेश के अनुसार व्यवहार करते थे। कई दफा ये मराठों के ऊपर हमला भी कर देते थे। तो पिंडारी लोग जो थे वह लूटपाट करते थे, युद्ध वगैरह करते थे, उसी से धन कमाते थे, उसी से उनकी रोटी रोजी चलती थी। एक दूसरा पॉइंट वो ये कि पिंडारी पिंड शब्द से बना है। पिंड एक द्रव्य का नाम है, एक लिक्विड है जिसको पीने वाले लोग पिंडारी कहलाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि पिंडारी किस धर्म को मानते थे, तो उसमें कोई हिंदू भी है, कोई मुसलमान भी है, कोई धार्मिक समूह नहीं है पिंडारी, कोई जातीय समूह नहीं है पिंडारी, कोई ट्राइबल समूह नहीं है पिंडारी। तो क्वेश्चन इस तरीके से दे देंगे कि पिंडारी एक जनजातीय समूह का नाम था, तो नहीं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ऐसा अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो पिंडारी शब्द का निर्माण पिंड धातु, पिंड द्रव्य को पीने वाले लोगों के रूप में हुआ है। और दूसरी बात है कि पिंडारी युद्धोपजीवी थे, युद्ध से आजीविका कमाते थे, मराठों के साथ तो कभी मराठों के विरुद्ध भी। लेकिन अंग्रेजों ने मराठों के दमन का निर्णय जब लिया तो उन्होंने बहाना क्या बनाया कि हम पिंडारियों का दमन करने जा रहे हैं। और पिंडारियों के दमन के लिए उनकी जो सेना गई थी वही मराठों के ऊपर हमला कर देती है। और इसके लिए बहाना क्या बनाती है, पिंडारियों के दमन के लिए मैल्कम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी गया था, उसी के नेतृत्व में 1 लाख से ज्यादा बड़ी सेना गई थी। और उन्होंने कहा क्या, मार्शल मैल्कम ने क्या कहा, मैल्कम ने कहा कि पिंडारी तो मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। यानी कि जब हम पिंडारियों का दमन करने के लिए आए हैं तो हमको यह पता चला कि पिंडारी असली शक्ति और असली समस्या है ही नहीं, मूल समस्या तो मराठे हैं, कि जब तक मराठों का दमन नहीं होगा तब तक पिंडारियों का अंत नहीं हो सकता है। इसलिए हमने मराठों के ऊपर हमला कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लड़ाई है मराठों और अंग्रेजों के बीच जिसमें पिंडारियों के ऊपर अंग्रेजों का हमला भी हुआ है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि पिंडारी मराठों के शिकारी कुत्ते हैं, तो मैल्कम ने कहा था। क्वेश्चन आएगा कौन ऐसा अंग्रेज अधिकारी है जो पिंडारियों के दमन के अभियान का नेतृत्व किया था, तो मैल्कम ने किया था। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखो, मराठों पर हमला अंग्रेजों के लिए, क्योंकि पिंडारी मराठों के शिकारी कुत्ते हैं, कौन कहा था, मैल्कम। मैल्कम। अब हम इसके आगे इस टॉपिक के ऊपर कोई खास पढ़ाई करें इसकी जरूरत नहीं है। युद्ध का परिणाम क्या निकला, परिणाम, इसी युद्ध के परिणाम के तहत आप देखोगे कि मराठा पेशवा का पद समाप्त हो गया। मराठा पेशवा का पद समाप्त हो गया। इसी युद्ध के दौरान आप देखोगे कि मराठा पेशवा का पद समाप्त हो गया। मराठा पेशवा का पद समाप्त हो गया। पेशवा का पद समाप्त होने का क्या मतलब हुआ, पेशवा के पद को समाप्त करने का मतलब हुआ कि सिंधिया का होलकर इंदौर, सॉरी माफ करिए, ओहो गलती, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले और बड़ौदा का गायकवाड़, ये तो अपने अपने इलाके में बने रहेंगे, ये अपने अपने इलाके में बने रहेंगे, लेकिन इनके नेता के रूप में पुणे में जो पेशवा हुआ करता था अब वो पेशवा नहीं रहेगा। जब पेशवा के पोस्ट को तुम खत्म कर दोगे, जब तुम पेशवा के पोस्ट को खत्म कर दोगे तो क्या मराठा साम्राज्य शेष रहेगा, नहीं। ये सबके नेता कौन थे, पेशवा। अंग्रेजों ने मराठों के अंत के लिए यह निर्णय लिया कि इन सबको अपने अधीन कर लो और पेशवा के पोस्ट को ही खत्म कर दो। पेशवा का पोस्ट खत्म, मराठा साम्राज्य खत्म। तो बाजीराव द्वितीय के साथ में क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय के साथ में क्या हुआ, वही बाजीराव द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के वक्त में भी मराठों का पेशवा था। बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया गया, बिठूर।
बिठूर भेजा निर्वसन में, निर्वसन में। बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेजा निर्वसन में। बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेजा निर्वसन में। बिठूर कहां है? कानपुर के पास, कानपुर के पास। कानपुर के पास में गंगा जी के किनारे में बाजीराव द्वितीय अब एक निर्वासित व्यक्ति के तौर पर जीता है, जिसको पेंशन दिया जाता है अंग्रेजों की ओर से, और उसी पेंशन से उसका गुजारा चलता है। अब आपको यहां पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि इसी बाजीराव द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। आपने करंट के अंदर एक फैक्ट सुना होगा, एक युद्ध हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, महारों से जुड़ा हुआ मामला है। कोई बता सकता है तो बताइए। एक वॉर हुआ है जिसमें महार अंग्रेज की तरफ से लड़े थे, अंग्रेज की ओर से लड़े थे। कोई बता सकता है तो बता दो। तृतीय आंग्ल, इससे पता चलेगा कि तुम लोग करंट वगैरह देखते हो क्या। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि महार लोग जो महाराष्ट्र के थे, उसी वंश उसी जाति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाता था, अनटचेबल माने जाते थे महार। तो अनटचेबल माने जाने वाले महारों को यह भेदभाव सहना पड़ता था और उनको शासन की सेवा में नियुक्ति वगैरह नहीं मिलती थी, जबकि उनकी यह ख्वाहिश होती थी कि वह सेना में शामिल हो जाएं। शिवाजी अनटचेबिलिटी को नहीं मानते थे, लेकिन जब मराठों का नेतृत्व पेशवा के हाथ में आ गया, पेशवा ब्राह्मण थे और उनमें ब्राह्मणवाद भी था। ब्राह्मण होने में कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जाति को नहीं मानते थे। अनटचेबिलिटी को मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ब्राह्मण होना अलग बात है, लेकिन ब्राह्मणवादी होना अलग बात है। पेशवा मराठों को उतनी प्रगतिशीलता के साथ लीड नहीं किए थे जिस प्रगतिशीलता के साथ में मराठों को लीड करते थे शिवाजी। शिवाजी जाति में भेद नहीं मानते थे, मराठे मानते, सॉरी, पेशवा मानते थे। शिवाजी ब्राह्मण नहीं थे। शिवाजी को तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने राजा मानने से ही मना कर दिया था। तो शिवाजी का राज्यारोहण करने के लिए बनारस से ब्राह्मण को बुलाया गया था। महाराष्ट्र के ब्राह्मण ज्यादा कट्टर थे। तो आप देखोगे कि जब पेशवा ने महारों को अनटचेबल मानकर उनको सेना में भर्ती से मना कर दिया, अंग्रेजों ने इसके मौके का लाभ उठाया। उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भर्ती कर लिया महारों को। वही महार लोग भीमा कोरेगांव नाम के एक जगह पर एक युद्ध के दौरान मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को लंबे समय तक रोक लिया। बहादुरी से लड़ते हुए वो एक एक कर कट कर मर गए, लेकिन मोर्चा नहीं छोड़े। अब इस बात को आगे चलकर अंग्रेजों ने इस युद्ध में जीतने के बाद, मैंने थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में जीतने के बाद महारों के बलिदान को श्रद्धांजलि दिया, उनके लिए एक स्मारक बना दिया। अंग्रेज को इससे क्या फायदा है कि उनके लिए लड़ मर जाने वाले लोगों को जब अंग्रेज श्रद्धांजलि देंगे
तो भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की प्रेरणा और प्रबल होगी। वो तो एक छोटी बात थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि महारों ने इसे अपने लिए सम्मान का प्रतीक मान लिया। क्यों? क्योंकि महार अनटचेबल जाति के लोग हैं। अनटचेबल जाति के लोगों को गांव देहात में क्या माना जाता है? दुर्बल, कमजोर, कायर। उनको बात बात में घुड़की दी जाती है, मारेंगे तुमको, भागा यहां से। और वो डर जाते हैं, भाग भी जाते हैं। कमजोर काया और कमजोर मन का व्यक्ति मानकर वो खुद के जीवन को एक जंजाल की तरह जीते हैं। और ऐसे लोगों के बीच भी बीच बीच में ये भावना तो उमड़ती ही है कि रंग तो मेरा भी लाल ही है लहू का, पराक्रम तो मेरे अंदर भी है, लड़ मरे तो कर तो कुछ हम भी सकते हैं। लेकिन उनको फिर भी अपने अंदर के ताकत का यकीन नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ उनके परिवेश ने उनको कमजोर 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 और कमजोर ही कहा है और सिद्ध किया है। इसी बीच में यदि कोई ऐसा प्रतीक मिल जाए जो ये बताए कि ना तुम कमजोर थोड़े ना हो, तुम तो जाबाज योद्धा हो, बांकुड़े हो रन के, तो फिर तो वो इंस्पायर्ड हो जाएंगे। और इंस्पायर्ड हो जाएंगे तो ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी मेकर्स, हीरोज के लिए उनके मन में श्रद्धा की भावना होगी। और इसीलिए महार उस समाधि स्थल पे जाके अपनी आस्था व्यक्त करने लगे। और अब वो परंपरा बन गई। परंपरा तो बन गई, किंतु पिछले दिनों क्या हुआ कि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने महारों की इस कोशिश को राष्ट्र विरोधी करार दिया और कहा कि क्योंकि ये लोग जिनके नाम पर यह स्मारक बनाया गया है वो अंग्रेजों के लिए लड़े थे, मराठों के विरुद्ध लड़े थे। मराठे भारतीय, तो राष्ट्र का प्रतीक और प्रतिनिधित्व करने वाले कौन? तो मराठे। और उपनिवेशवाद का प्रतिनिधि कौन? तो अंग्रेज। और ये लड़े उपनिवेशवादियों के पक्ष में। तो उनके लिए कौन सी श्रद्धा, उनके लिए कौन सी आस्था, उनके लिए कैसा समर्पण, कैसी श्रद्धांजलि? उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने का मतलब है कि अंग्रेजों के पक्ष में तुम खड़े हो जा रहे हो। और इसको लेकर हो गया हंगामा। दोनों पक्षों के बीच मार पिटाई भी खूब हुई, पॉलिटिकल स्टंटबाजियां भी हुई। लेकिन यहां पर एक रिमार्केबल बात यह है कि क्या हम ये मान लें कि बाजीराव द्वितीय की सेना राष्ट्रीय सेना थी? मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? कारण नंबर 1, पेशवा ने महारों को छूत करा दिया था। जो टचेबिलिटी को मानेगा उसे हम राष्ट्रीय मानेंगे? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि राष्ट्र का हिस्सा तो महार भी होगा ना। राष्ट्र का हिस्सा के क्या महार को नहीं मानेंगे आप? राष्ट्र तो सबके मिलने से बनता है, तो महार के मिलने से भी बनेगा। जिसने महार को अनटचेबल डिक्लेयर करके उसको सेना में शामिल होने के लायक ही नहीं माना, उसे हम राष्ट्र का प्रतिनिधि नहीं मान सकते। भुवन की टीम में कचरा खेलेगा तो राष्ट्र बनेगा। दूसरी बात यह है कि ये रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय, ये दोनों बाप बेटे ने अंग्रेजों की शरणागति पहले किया था। रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय दोनों अंग्रेजों के सहयोग से शासक बनने की कोशिश किए थे। बाजीराव द्वितीय तो बसीन की संधि के बाद में अंग्रेजों के सहयोग से ही संधि करके पेशवा के पद पर दोबारा बैठा था। रघुनाथ राव कामयाब नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के पीछे तो यही बाप बेटे जिम्मेदार थे। इन्हें हम राष्ट्रवाद का प्रतीक मान लें? नहीं मान सकते। तो ऐसे में भीमा कोरेगांव की लड़ाई को लेकर क्वेश्चन आ सकता कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई कौन सी लड़ाई का हिस्सा था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय एंग्लो मराठा वॉर? तो तृतीय एंग्लो मराठा वॉर का हिस्सा था। बात खत्म। तो मराठों के साथ में जो मुद्दा था वो मुद्दा आपका खत्म हो गया।
अब इस मुद्दे के बाद आपके सामने में जितनी लड़ाइयां हैं सब एकदम छोटी हैं, उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलकर देखो अगले बात, अगला मुद्दा क्या है? ब्रिटिश नेपाल युद्ध 1816 में, 16-17 में लड़ाई चली है और उसके बाद सुगोली की संधि हुई है। सुगोली की संधि हुई, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके नोट्स में सुगोली की संधि के बारे में कुछ लिखा हुआ भी है तो आप उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद ब्रिटिश बर्मा युद्ध, ब्रिटिश बर्मा युद्ध, अंग्रेजों और बर्मा के बीच में कुल 3 लड़ाइयां हुई हैं। अंग्रेजों और बर्मा के बीच में कुल 3 लड़ाइयां हुई हैं। पहली लड़ाई 1823-24 के बाद जब लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल था, तब जाकर आंग्ल और बर्मा के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई। और उसके बाद यानी एमहर्स्ट के काल में, एमहर्स्ट के काल में, एमहर्स्ट के काल में मैं क्यों बोल रहा हूं सोच समझो। असल कहानी क्या है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर और नेपोलीज वॉर, ये सब हुआ था तब जबकि गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। लेकिन बर्मा के साथ में लड़ाई हुई है तब जबकि गवर्नर जनरल हो चुका था लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। और उसके बाद तब संधि हुई है यानदबू की संधि, यानदबू की संधि। हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे सुगोली की संधि किसके साथ, यानदबू की संधि किसके साथ, या दे दे सुगोली की संधि, यानदबू की संधि, और पूछे क्रम व्यवस्थित करिए कौन संधि पहले की कौन संधि बाद की। तो ये उसके बाद है कि बर्मा के साथ में फिर दूसरी लड़ाई हुई है डलहौजी के काल में, डलहौजी के काल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी के काल में। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, दक्षिणी बर्मा, दक्षिणी बर्मा, उसको लोअर बर्मा भी कहा जाता है, मैं दक्षिण वाला हिस्सा, दक्षिणी बर्मा यानी कि लोअर बर्मा, लोअर बर्मा ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। दक्षिणी बर्मा माने लोअर बर्मा ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। दक्षिणी बर्मा यानी लोअर बर्मा को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। इसके बाद फिर डफरीन के काल में, डफरीन के काल में डफरीन के काल में उत्तरी बर्मा भी ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गया।
हिस्सा बन गया। 1935 ईस्वी में 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ। ने 1935 ईस्वी तक बर्मा भारत का ही हिस्सा था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था वही बर्मा के रूल को भी देखता था। 1835 ईस्वी में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि बर्मा आजाद हो गया, उसके बाद भी भारत में जो गवर्नर जनरल होता था वही बर्मा का भी शासन देखता था, लेकिन उसके पोस्ट का नाम हो जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड बर्मा। यानी बर्मा को इंडिया से अलग मान लिया गया था। यह और बात है कि सेम गवर्नर जनरल अभी बर्मा का भी प्रभार संभाल लेता था। यहां पर क्वेश्चन यह आएगा कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता लोग जो थे, जो कांग्रेस के नेता थे, गांधी नेहरू लोग जो थे, वो लोग बर्मा को भारत से अलग किए जाने के विरुद्ध थे क्या? तो नहीं, वो भी मानते थे कि बर्मा भारत से अलग एक देश है, अतः बर्मा को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रवादियों की सोच थी। ये सब ऐसे मुद्दे होते हैं जो एक समय में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की विदेश नीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था ये, लेकिन किताबों में इसे कवरेज जल्दी नहीं मिलता और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ 1935 लिखा हूं मैं, 1935 लिखा हूं, सही बात है। 1935 में जो अधिनियम आया था उसके तहत ऐसा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, 1935 है, 1835 नहीं है, 1935। यहां तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। डलहौजी के काल में जब कहानी हो रही है 1856 की कहानी यह है, डफरिन के समय की कहानी हो रही है 1885 के दौर की कहानी वो है। तो यह बात 1935 की है, 1835 की नहीं है। इसके बाद फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के मामले में अब आपके सामने में आता है राज्य सिंध। सिंध के बारे में कुछ नहीं, आपको बस इतना ही कि 1843 में सिंध का विलय हुआ। तात्कालिक कारण क्या था? अफगान युद्ध में अंग्रेजों की दुर्गति, अंग्रेजों की दुर्गति। अभियान का नेता, अभियान का नेता माने कौन विलय किया था सिंध का? नेपियर, नेपियर। गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो, एलन बरो। गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो। आज का क्लास तो यहीं पे रुकेगा। वैसे आप लोगों का ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया है, लगभग आधे घंटे का टॉपिक और है ये। कल आधा घंटा, मतलब अगले दिन क्लास में जब आएंगे तो आधा घंटा इस पे पढ़ेंगे। आप लोगों को ये भी समझना होगा कि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भारत ब्रिटिश विजय पर ही हम लोग इतना लंबा पढ़ रहे हैं। बच्चों ये समझो कि हम लोगों ने मध्यकाल के एक बड़े टॉपिक को पढ़ा है जो मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों को जोड़ता है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन को, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे रेगुलर क्वेश्चन आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 100 वर्षों की प्रक्रिया है। तुम समझो कि 1757 से लेकर 1947 ईस्वी के बीच का ब्रिटिश शासन है।
190 साल का, और ये 100 वर्षीय प्रोसेस है। 100 वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं, तो अंग्रेज भारत को जीत रहे थे। इसलिए इस विषय के ऊपर क्वेश्चन जितनी गहराई से पूछा जाता रहा है, उसके मद्देनजर इसके ऊपर टाइम लगता ही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक इतना ही बड़ा होता है, व्यापक होता है। यदि तुम इस टॉपिक के ऊपर एकदम सतह से गुजर जाओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो छोटे छोटे पढ़ा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बात ठीक नहीं। चलो आज इतना ही।